हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटेड झील। आज हम फिर से गेटेड झील के एक स्टूडेंट का इंटरव्यू सेशन लेंगे और आज हमारे साथ है भाग्येश गुप्ता। और ये भाग्येश गुप्ता हमारे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट थे। तो जानते हैं इनसे इनकी जर्नी किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी में गेट में क्या क्या प्रिपरेशन करी है, किस तरह से प्रिपरेशन करी है और किस तरह से ये गेट 2024 में AIR 394 अचीव करके लाए हैं। सो वेलकम भाग्येश और आपका स्वागत है इस सेशन में। अपने बारे में बताइए भाग्येश, आप कहाँ से हैं और किस तरह से आपने गेट की जर्नी स्टार्ट करी? तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भागेश है। मेरी गेट में AIR 394 है और मेरा बीटेक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च से कंप्लीट हुआ है, जो कि 2023 में ही मैंने कंप्लीट कर लिया था। और गेट 2024 मेरा ड्रॉप ईयर वाला ही है। अच्छा। और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था और ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा लकीली हो भी गया है। वेरी गुड और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इसके लिए। सो मैं जानना चाहूँगा, जैसे एक्रोपोलिस जो कॉलेज है इंदौर में, वेल नोन कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है और वहाँ से प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा होता है। सो आपका प्लेसमेंट हुआ था कि नहीं वहाँ से? किस तरह से आपका प्लेसमेंट रहा वहाँ से? हाँ सर, मैंने प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर भी करा था और लकीली मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था कैपजेमिनी कंपनी में। अच्छा। और कैपजेमिनी में प्लेसमेंट तो हुआ था सर, पर उसकी ज्वाइनिंग भी नहीं आई थी। और मेरे को गेट के लिए मैं काफ़ी क्यूरियस भी था, मेरे को देना था गेट, तो वो भी मेरा हो गया, गेट भी। और तो मेरा क्वेश्चन ये था कि गेट के लिए, जैसे आप बता रहे हैं कि आपका गेट की तरफ एक अट्रैक्शन था, तो ये गेट की तरफ अट्रैक्शन कैसे आया? मतलब आपको कैसे पता लगा कि मुझे गेट करना चाहिए, या फिर किस तरह से आपने गेट का पाथ सिलेक्ट करा? सर जर्नी शुरू हुई है सर आफ्टर 10th ही सर। 10th ही मैंने जेई के लिए प्रिपेयर करा था एक्चुअली। और जेई में मेरा हो नहीं पाया था उस टाइम पे सिलेक्शन। तो एक वो जो ड्रीम होता है IIT जाने का हमेशा, तो वो हमेशा बना हुआ ही था। और फिर गेट के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि ये वाला ऑप्शन तो है, कि ये वाली अपॉर्चुनिटी इस बार मिस नहीं करना। अच्छा, एक एक्रोपोलिस कॉलेज से हम जहाँ तक जानते हैं, एक्रोपोलिस कॉलेज से प्रीवियस बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उनसे कभी कम्युनिकेशन हुआ आपका कि उनने बताया कि गेट के बारे में कभी कि गेट करना चाहिए, या फिर क्या एडवांटेज है गेट के? सर इस चीज में मेरे को मेरी जो दी थी उनने बहुत हेल्प करी है। अच्छा। शी वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गेट इन हर कॉलेज टाइम। तो उन्होंने पूरा रोड मैप मेरे लिए तैयार ही रखा था। अच्छा, और एक एक्सपीरियंस उनका आपके जर्नी में बहुत अच्छा बहुत काम आया है। सो आपने ऑफर सिलेक्ट नहीं करा, गेट का पास सिलेक्ट करा, तो आपके पास जब आप गेट के लिए आए, तो आपने जैसे बताया कि आप जब फाइनल ईयर में थे गेट के, तो उस टाइम पे आपने गेट के लिए डिसाइड कर लिया था कि मुझे गेट करना है। आपने गेट के लिए किस मंथ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी एक्चुअल में? और कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी? आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, ऑफलाइन क्लासेस ली, किस मोड से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपनी? सर मैं जैसे कॉलेज मेरा इंदौर ही था, तो इंदौर से ही मैंने यहीं पर रहकर ही पढ़ता था। तो इंदौर में अगर अपन हैं तो कोचिंग वगैरह के लिए तो झील ही, मेरे को जो पता था वो झील ही है। वन ऑफ द ऑप्शन जो है प्रिपरेशन के लिए झील ही है इंदौर में। मेरे लिए तो वन ऑफ द ओनली ऑप्शन झील ही था, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त वगैरह जो भी थे और कुछ भैया लोग भी थे मेरे कजिन, उन्होंने सबने झील से ही प्रिपेयर करके और अच्छी जगह पर थे, तो नो डाउट मेरे लिए तो झील ही था। तो आप ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट रहे झील के? मैं ऑफलाइन क्लास में। तो आपने झील कब ज्वाइन किया था? मैंने झील मार्च से ही मैं ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करता था। पर एक जो वो एक्टिव जो होते हैं ना, बिल्कुल अपना माइंडसेट बिल्कुल फोकस्ड एग्जाम के लिए ही, वो मैंने मई से बिल्कुल ऐसे कि अब जो है यही है। मई जून में जाके जब आपका कॉलेज टाइम पूरा कंप्लीट हो गया, एग्जाम वगैरह, उसके बाद आपने फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करा गेट की प्रिपरेशन के लिए। तो मई या जून से अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो 8 से 9 महीने होते हैं। इस 8
से 9 महीने की ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स के लिए 2 ईयर भी कम हो जाता है गेट की प्रिपरेशन करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि गेट का सिलेबस काफ़ी वाइड है, बहुत लेंदी है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही लेंदी है। अगर आप प्लान करो तो उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकते हो। तो आपने 8 से 9 महीने में किस तरह से जो गेट का सिलेबस है, जिसमें हमारे पास टोटल 9 तो टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाते हैं, प्लस मैथ्स एंड एप्टी मिला के 11 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो इस 8 to 9 मंथ में आपने टोटल 11 सब्जेक्ट्स को, अगर मैं बड़े बड़े लेवल पे बात करूँ तो 11 सब्जेक्ट्स को किस तरह से प्रिपेयर करा? मतलब बहुत कम टाइम में ये है हमारे पास। सर मतलब कोचिंग पे जब शुरू हुआ था तो शुरू के 2-3 सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रॉन्ग भी थे और मैंने सोचा था कि अभी 8th सेमेस्टर चल रहा था उस टाइम पे मेरा, ठीक है। तो वो मैंने उस टाइम पे स्किप कर दिए थे जो कि CODA से थे। CODA से, और ठीक है। मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था उनके लिए पहले से, तो मैंने उनको तो स्किप किया था उस टाइम के लिए। और फिर CN जब कंप्यूटर नेटवर्क्स जब चल रहा था तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क से बिल्कुल मैम के साथ चलता था। ठीक है। मतलब जो मैम के लेक्चर्स जो हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट की बात करूँ तो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट जो मैम की साइकिल में आता है वो 3rd सब्जेक्ट रहता है, 3rd या 4th सब्जेक्ट रहता है। मैम स्टार्ट करते डेटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते, देन C, देन DSA, एंड देन उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट स्टार्ट करते। इस साल भी मैम का यही साइकिल है। अभी मैम DSA स्टार्ट कर चुके हैं और CN अब आने वाला सब्जेक्ट है। मतलब आप इसके बाद आप एक्टिव हुए हैं गेट की प्रिपरेशन करने के लिए। मतलब CN से आपने एक्टिव हुए, CN से स्टार्ट करना शुरुआत करी है। और CN के बाद CN एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। CN को किस तरह से टैकल करा और अदर सब्जेक्ट को किस तरह से टैकल करा फिर आपने? CN से मैंने शुरू भी इसीलिए किया था क्योंकि CN को यहाँ पर नहीं, गेट के लिए एक वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, कोई डाउट नहीं है। तो मैंने तब यही सोचा था कि यार अब बिल्कुल अपन को फोकस्ड होना ही पड़ेगा। और मेरा माइंडसेट ही यही था CN से कि अब से जो भी सब्जेक्ट उठाऊंगा वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके ही छोड़ूंगा। और यही मैंने किया। और CN को मैंने अपनी बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ बनाई। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठ के आता है कि मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स जो CN को स्किप करते हैं क्या, या फिर कि बहुत लेंदी होने के कारण उसकी थ्योरी को रिकॉल नहीं कर पाते। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बनाया कि आपने उसको स्ट्रेंथ बनाया। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से निकल के ये आता है कि आपने उसको स्ट्रेंथ कैसे बनाया, क्योंकि स्ट्रेंथ तो वो बहुत से स्टूडेंट की बन ही नहीं पाता है कि सब्जेक्ट रिकॉल ही करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो किस तरह से उसका प्लान करा CN के लिए, स्पेसिफिक टू CN? मल्टीपल रिविजन्स और उसके साथ साथ जो भी आपको समझ नहीं आया, मतलब जो भी मेरे को समझ नहीं आया था, होती है चीजें, CN टफ सब्जेक्ट है, बिल्कुल एक बार में नहीं आता है समझ में। तो मैम के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते थे मैंने वो भी रिपीट देखे हैं, फिर भी चीजें मेरे को हो जाता है कभी, जो कुछ चीजें रहती है जो नहीं कर पाते अपन, तो वो चीजें मैं नेक्स्ट डे आके सर से, यहाँ पे आपसे, यहाँ के स्टाफ से सब क्लियर कर ही लेता था। मतलब मैंने कुछ भी जो मैम का सब्जेक्ट जो भी चल रहा था उससे कुछ भी डाउट्स जो थे वो सारे मैंने टू द स्पॉट पे ही क्लियर करे थे, ऑन द स्पॉट। मतलब आप जो है अपने जो प्लान को बिल्कुल कंसिस्टेंट रखा, जो मैम का शेड्यूल था उसको आप फॉलो करते आए। और आपने उस शेड्यूल में आके जो है अपना जो अक्टूबर नवंबर तक आपने सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हो गया आई गेस। हाँ, फर्स्ट टाइम मेरा अक्टूबर में मैम के साथ एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया था। और जो कि मैंने बोला था कि CODA से मेरा छूटा था, तो वो अभी तक छूटा ही था। तो फिर मैंने अक्टूबर के बाद पहले CODA से करा, फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम मेरा रिवीजन उसके बाद शुरू हुआ था। मतलब जो एक फर्स्ट रिवीजन पे जब आप कब आए, जब अक्टूबर के बाद आपने CODA से भी कंप्लीट करा, मतलब आपने नवंबर तक तो आपने ये सब सब्जेक्ट कवर करने में ही अपने टाइम निकाल दिया। इस बीच में मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने मैथ्स और एप्टी के लिए कब समय निकाला, मतलब किस तरह से इन दोनों सब्जेक्ट को मैनेज करा? क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, टेक्निकल में ही उलझे रहते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाते हैं। बट अगर आप देखिए तो मेजर क्वेश्चन जो रहता है इसमें 25 मार्क्स तक का हमारे पास जो क्वेश्चन रहता है वो मैथ्स और एप्टी को मिला के हो जाता है। तो इस चीज को कैसे कवर करा आपने? सर मैंने ना मतलब इंजीनियरिंग मैथ्स जो था वो मैंने एक बार कॉलेज में भी पढ़ रखा था मेरे लेवल पे। तो
उसमें सर के जो लेक्चर्स थे वो उस टाइम देख लिए थे, जब भी जो बसंत सर के भी लेक्चर्स जो चलते रहते हैं वो भी देखता था, पर एप्टीट्यूड जो था वो मैं साथ साथ लेके ही चलता था। एप्टीट्यूड को मैंने बैकलॉग नहीं रखा था, और इंजीनियरिंग मैथ्स तो मैंने लगभग मोस्ट ऑफ द सिलेबस उसका नवंबर में ही किया था, पर एप्टी मेरा साथ साथ चल रहा था। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपने जेई के लिए भी प्रिपरेशन करा था। हाँ। तो उस प्रिपरेशन का यहाँ कोई रोल रहा आपका? मतलब जैसे स्टूडेंट बताते हैं कि अगर उसने जेई की प्रिपरेशन करी तो उसका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, तो वो एडवांटेज आपको था यहाँ पे? वही रीजन था कि मैंने नवंबर में वो इंजीनियरिंग मैथ्स, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस था, उसका कॉन्फिडेंस था कि मैं मैथ्स को आखिरी में हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने जेई की प्रिपरेशन करी, तो वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे आपने ट्राई किया था। एक हमारा जो आपका 8 मंथ का जो शेड्यूल था, इसमें आपने नवंबर तक तो अपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करे हैं, उसके बाद फिर पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स रहता है हमारी प्रिपरेशन में, तो उसको किस तरह से प्रिपेयर करा आपने? सब्जेक्ट्स के साथ में ही आप पीवाईक्यू सॉल्व करते आए थे कि या फिर आपने नवंबर के बाद अपने पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करा? मैंने पीवाईक्यू सर फर्स्ट रिवीजन के भी बाद पीवाईक्यूज देखे थे। मतलब आपने नवंबर के बाद पीवाईक्यूज? नवंबर के बाद तो फर्स्ट रिवीजन हुआ था सर मेरा। ठीक है। तो मेरे को याद है अभी भी 31 दिसंबर मेरा टारगेट था, जो कि मैंने अचीव किया था एक बार का। मतलब आपने जो टारगेट सेट करा था वो आप उस टारगेट को लेके चले, बहुत अच्छी बात है। हाँ। कि आपने माइंड में जो टारगेट रखा था कि मुझे यहाँ तक करना है, मतलब बहुत से स्टूडेंट ये नहीं कर पाते, बट आपने ये करा है, गुड। तो पीवाईक्यूज आपने नवंबर के बाद दिसंबर में एंड से मैंने पीवाईक्यू शुरू करे थे, तो लगभग 8-10 जनवरी में अपन कह सकते हैं कि हो जाते हैं वो। तो अपन यहाँ का मटेरियल कर लेते, उसके बाद पीवाईक्यूज थोड़े टाइम के बाद हर सब्जेक्ट के कुछ पीवाईक्यूज करने के बाद ऐसा हो रहा था सर मैं बोर ही होने लग रहा था। मतलब पीवाईक्यूज से आपको कुछ नया कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो पीवाईक्यूज आपने जो है जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपने कंप्लीट कर लिए थे। किस तरह से पीवाईक्यूज सॉल्व करे, कहाँ तक के ईयर तक के पीवाईक्यूज सॉल्व करे आपने? सर मैंने किए हैं 2013 से 2019 तक के मैंने पीवाईक्यूज किए थे, 6 साल के लगभग। 6 साल के, और बीच में सब कुछ पेपर्स ऐसे भी जो मल्टीपल सेट्स में आए हैं, तो टोटल हमारे पास सारे सेट्स वो मिला के हमारे पास 10-12 साल का अगर हम देखें तो 10-12 पेपर हो जाते हैं हमारे पास। तो आपने 19 तक के तो सारे पेपर सॉल्व करे, उसके बाद के पेपर आपने 19 तक के सब्जेक्ट वाइज सॉल्व किए थे। 19 के बाद से 20, 21, 22, 23 ये 4-5 पेपर मैंने मतलब एज ए मॉक सॉल्व करे। अब एक रोल रहता है हर स्टूडेंट की लाइफ में प्रिपरेशन में, टेस्ट सीरीज का। तो उस टेस्ट सीरीज को आपने कैसे लिया, मतलब किस तरह से टेस्ट सीरीज पे फोकस करा? हर एक स्टूडेंट की लाइफ में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो आप गेट रैंक कभी लेके नहीं आ पाओगे, आपको प्रैक्टिस करना ही होगी। तो टेस्ट सीरीज पे किस तरह से फोकस करा आपने? सर पर्सनली मेरा अगर मैं बताऊं ना सर, मेरा टेस्ट सीरीज जो यहाँ की जील की है उससे बहुत ज्यादा मुझे मतलब प्लस पॉजिटिव रहा है मेरे लिए यहाँ की टेस्ट सीरीज। क्योंकि सर यहाँ की टेस्ट सीरीज में शुरू में तो यहाँ की टेस्ट सीरीज थोड़ी सी टफ होती है, मतलब ये तो सभी को पता है कि गेटेड जील की जो टेस्ट सीरीज की अगर बात कर रहे हैं तो टफ होती है थोड़ी सी। मतलब आप थोड़ी सी बोल रहे हैं, बहुत से लोग तो बोलते हैं कि बहुत टफ होती है पर बोलने टफ होती है, तो ठीक है, तो टफ होती है। बट टेस्ट सीरीज की हार्डनेस आपको कैसी लगी? मतलब अगर हम हार्डनेस की बात करें तो उसको आप एज एडवांटेज देखेंगे कि डिसएडवांटेज देखेंगे? सर सही बात तो ये है कि सर शुरू में तो मेरे टॉपिक वाइज टेस्ट जब देता था तो सब उस टाइम पे तो मेरे नंबर कम आते थे, मतलब हार्डली 22, 24, 26 हाईएस्ट जाता था। ऐसे इससे ज्यादा आउट ऑफ 50 मेरे आते ही नहीं थे। तो उसके बाद पर उसमें जो एक चीज मैं जो करता था, मैं टेस्ट सीरीज में भागता नहीं था। मतलब कि 50 मिनट के टॉपिक वाइज टेस्ट जो रहते थे, 50 मिनट का टाइम रहता था और वो 25 क्वेश्चन करना थोड़ा सा अपने को ऐसा रहता था कि पूरे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना है। तो मैं मतलब कुछ भी ना उसमें जितने भी मेरे अटेम्प्ट हो पाते थे मैं उतने ही अटेम्प्ट करता था, तुक्के नहीं लगाता था मतलब। तो मतलब उसमें जो भी मेरे क्वेश्चंस फिर गलत होते थे तो मुझे ये पता रहता था कि यार इसमें कुछ
कंसेप्ट की दिक्कत है। तो मैं फिर जब रिवीजन के टाइम पे देखता था तो उसमें मेरे को टेस्ट सीरीज में जो अपने सॉल्यूशंस है वो देख के बहुत हेल्प मिलती थी। अच्छा, तो टेस्ट सीरीज के डिस्कशंस वगैरह भी जो होते थे उन सबसे आपसे बहुत हेल्प मिलती थी। एक हम बात कर रहे हैं कि आप कि पूरे 8 to 9 मंथ की जो प्रिपरेशन जर्नी में थे, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों को बहुत डराते हैं। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में डीएमए वाला टॉपिक, इनपुट आउटपुट टॉपिक, ठीक है, फिर डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी जो सभी के लिए एक खौफ है। उसके बाद फिर टॉक में हो जाता है ये। उसके बाद फिर हम अगर बात करें मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग कॉन्सेप्ट वाला, मेमोरी मैनेजमेंट वाला टॉपिक जो रहता है, इन सब टॉपिक के लिए आपने किस तरह से प्रिपरेशन करी? कुछ स्पेसिफिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करे इन सब टॉपिक के लिए कि जो गेटेड जील के जो मटेरियल है वही सफिशिएंट लगा? आपने किस डेप्थ तक आपने इन सभी टॉपिक को प्रिपेयर करा है? सर, जो आपने बोला है कि एक तो मेमोरी मैनेजमेंट जो कि ओएस का पार्ट हो गया, और डीएमए जो कि सीएसओ का पार्ट हो गया, और भी मेरे हिसाब से कंप्यूटर नेटवर्क्स भी मैं टफ में ही लूंगा, और एक डीबीएमएस अपन कह सकते हैं कि एक डीएसए या डीबीएमएस, ये दोनों भी अपन एक मेन सब्जेक्ट ही हो गया गेट के। थोड़ी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिनको ज्यादा वेटेज भी ज्यादा, और एमएसक्यू पोर्शन इन सब्जेक्ट से बहुत आता है। तो सर इन सब्जेक्ट्स की मैंने मतलब बेसिक मॉड्यूल्स के साथ साथ एडवांस भी करी थी। मैं हमारे वॉचर्स को बताना चाहूंगा कि गेटेड जील 2 टाइप के मटेरियल आपको देता है। एक बेसिक मॉड्यूल देता है और एक एडवांस मॉड्यूल देता है। एडवांस मॉड्यूल में कुछ गेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर का लेवल होता है। बेसिक लेवल जो रहता है वो मैच करता है गेट के लेवल को, ताकि आप उस लेवल तक जा सको, और उससे ऊपर भी जाओगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी गेट में, अगर गेट का पेपर कभी गलती से हार्ड आ जाए। ओके, तो आपने एडवांस इन सब्जेक्ट्स के सॉल्व करे। अच्छा, इन सब्जेक्ट्स को सॉल्व करने में गेटेड जील का सपोर्ट कैसा रहा? मतलब आपको जब आपकी जो डाउट्स वगैरह आपको आते थे तो आप किस तरह से डाउट्स को क्लियर करते थे? सर, मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मैं ना कोचिंग के जस्ट सामने ही रहता हूँ। अच्छा, तो मतलब मेरे को कुछ भी चीजें जो थे, जो ऐप पर समझ नहीं आ रही है, जो अपन ने रिकॉर्डेड देखा उसमें भी समझ नहीं आ रही है, तो मैं उसी दिन यहाँ पर आता और अपने पूरे डाउट्स क्लियर करता। यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं और जो सपोर्ट स्टाफ है यहाँ का, वो बहुत अच्छा कॉप अप करता है। सारे डाउट्स मैं यहाँ से क्लियर करके ही गया हूँ जब भी गया हूँ। एक आपको ये बहुत एडवांटेज लगा है ऑफलाइन क्लासेस का कि मतलब आपने 1-to-1 जो आपका जो कम्युनिकेशन होता है फैकल्टीज के साथ, टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ, तो वो आपने हर दिन के बेसिस पे क्लियर करा। मतलब कुछ भी पेंडिंग कभी नहीं रखा कि मैं ये डाउट को कुछ छोड़ के रख दूं नेक्स्ट डे के लिए। तो ये आपको ऑफलाइन का बेनिफिट मिला है। आपने, मेरा यहाँ क्वेश्चन ये आया कि आपने जो है ऑनलाइन, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, आपका जो होम टाउन है नरसिंहगढ़, आपने मुझे बताया था वहाँ का है, तो इंजीनियरिंग के बाद आपने ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर क्यों नहीं करी और ऑफलाइन ही क्यों प्रेफर करा? मतलब मैं जानना चाहूँगा कि क्यों आप ऑफलाइन को चूज करा आपने गेटेड जील की क्लासेस की? जो कि अब मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया है, और जो मेरा सोचना था वो भी सही था, क्योंकि अब रिजल्ट्स आए हैं मेरे पर्सनली, और वो इसीलिए क्योंकि ऑफलाइन में एक जो शेड्यूल है वो अपन स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। ऑनलाइन में क्या होता है कि रिकॉर्डेड है यार, रिकॉर्डेड देख लेंगे, आज देख लेंगे, आज का छुट्टा कल देख लेंगे, कल का छुट्टा परसों देख लेंगे, ऐसा। और मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। मतलब मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ एक तरह से, तो इसीलिए मेरा ये था कि जील पे ऑफलाइन ही जाऊंगा। और फिर ऑफलाइन का एक रीजन ये भी रहता है कि यहाँ पर जो अपने फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं उनसे ग्रुप बन जाता है, और यहाँ पर ना मतलब एनवायरनमेंट के लिए मेरे को लाइब्रेरी की जो लाइब्रेरी यहाँ पर भी पढ़ने में बहुत सही लगता है। यहाँ जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है स्टूडेंट के साथ बैठने का एनवायरनमेंट, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन का एनवायरनमेंट, और वो जो कॉम्पिटिटिवनेस हम देखते हैं कि यार वो भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, और हम उसको फील करते हैं और उसके साथ में हम चलते हैं यहाँ पे, तो वो आपको एक एज एडवांटेज लगता है। गुड। एक जो रहता है प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स की जर्नी में, ये टेस्ट सीरीज में लो मार्क्स आ रहे हैं, उस लो मार्क्स को इम्प्रूव करने का और एक लो मार्क्स के साथ डीमोटिवेशन का एक मेजर मतलब डिसएडवांटेज रहता है हमारे पास कि लो मार्क्स आ रहे तो डीमोटिवेशन तो आएगा। और ये डीमोटिवेशन हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जाके कुछ बहुत ही लेवल पे बढ़ जाता है। मतलब हम ये सोचते हैं कि हम उस टाइम पे क्विट करना चाहते हैं कि अब हम छोड़ दें
हमसे नहीं हो पा रहा, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। और स्पेशली मैं बात करूँगा जब आप गेटेड जील की टेस्ट सीरीज देते हो तो अब ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे जहाँ से रिपोर्ट्स मिल रही वो यही बताते हैं कि सर जील की टेस्ट सीरीज में नवंबर दिसंबर में आके ऐसा लगने शुरू होता है कि हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, हम गेट क्लियर नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट को लेके आपको क्या लगता है, मतलब आपका क्या ओपिनियन है? आप यहाँ पे आए हैं, मई से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, फरवरी तक मैंने आपको यहाँ पे पर्सनली देखा है, तो आपकी क्या सोच है इस चीज को लेके? मेरी तो सर, जो बच्चे ऐसा बोलते हैं कि यहाँ की टफनेस है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, मेरी तो उनसे अपोजिट सोच ही है। क्योंकि मैं ना एनालाइज बहुत करता था उन टेस्ट को। मानता हूँ नंबर कम आ रहे थे, पर मैंने एनालिसिस बहुत करा उन टेस्ट का, क्योंकि गलतियां अपनी रही है ना। टफ है तो ठीक है, अपन को तो अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने ना। तो उस एनालिसिस में मतलब यही रहा ना कि हमारे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, ताकि क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हमें टॉपिक के बारे में आपको टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश कर रही है। जब कोई चीजें सिखाने की कोशिश करता है तो आपके डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स कम आएंगे। तो यही एक्चुअल में आपको रीजन लगता है, और मैं सभी लिसनर्स को यही बताना चाहूंगा कि आपके मार्क्स लो क्यों आते हैं, क्योंकि आप हर बार एक चीज और ये रहती है कि ठीक है आपने 24 मैंने दिया है, तो यहाँ पर जील पर 2 टेस्ट सीरीज मिलती है अपने को, 24 की भी मिलती है और 23 की भी मिलती है। प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज भी आपके पास एक ऑफर में रहती है। हाँ, तो मतलब जो 24 थी वो उसमें अपन कह सकते हैं कि मेरे मार्क्स कम थे, मतलब। पर जब मैंने इन टेस्ट को एनालाइज किया और इन सारे टेस्ट को, इससे मैंने बहुत कुछ जो सीखा, और मतलब जितनी भी चीजें सीखी, और फिर मैंने जब उसके बाद 23 की जब शुरू करी थी टेस्ट सीरीज, तो उसमें मेरे मार्क्स में ना बहुत ड्रास्टिक चेंज था। उसका रिजल्ट आपको 24 का रिजल्ट आपको 23 में दिखा होगा, 23 की टेस्ट सीरीज में। और सेम स्टूडेंट के साथ भी यही होता है कि स्टूडेंट शुरुआत से टेस्ट सीरीज देते आता है, उसके मार्क्स शुरुआत से ही कम आते हैं, बट इसका इफेक्ट उससे कब पता लगता है, जब वो गेट की एग्जाम दे के आता है और उसको गेट में रैंक दिखती है कि हाँ मैंने जो प्रिपरेशन करी वो सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करी थी। तो टेस्ट सीरीज आपको मतलब इस तरह से लगी कि आपने उससे पूरे टाइम लर्न करा, है ना, और वो वही इम्पोर्टेंट लर्न करा। एक चीज और थी कि मतलब यहाँ पर ना जो उसके सॉल्यूशंस जो रहते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज के जो सॉल्यूशंस जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहते हैं। मतलब कोई भी चाहे तो बहुत अच्छे से अपन अपने कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कंसेप्ट्स बिल्ड हुए थे। मतलब हम लोग पर्सनली सभी जितने भी फैकल्टीज है यहाँ पर, सॉल्यूशंस तो हम खुद ही सेल्फ राइटिंग करते हैं। इसका एडवांटेज, इसका डिस्कशन भी होता है, उसका एडवांटेज आपको वहाँ पे दिखता होगा कि प्रिसाइज लैंग्वेज में सॉल्यूशंस लिखे हुए रहते हैं, डिस्कशन भी होते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म में नाम नहीं लेना चाहूंगा ऐसा, जहाँ पे सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स डालते हैं और उसी सॉल्यूशंस को डिस्कस करे जाता है। तो वैसा यहाँ नहीं होता है, वो कल्चर नहीं है। हर चीज को यहाँ पर पहले फैकल्टीज क्या करती है, पहले फैकल्टीज चेक करती है, प्रूफ रीडिंग होता है, सॉल्यूशंस सेल्फ राइट करती है, और उसके बाद कोई भी कंटेंट आपका लाइव होता है, और उस लाइव होने से पहले भी उसके पास 4-5 बार उसके ऊपर टेस्टिंग चेक होती है कि कोई मिस्टेक तो नहीं गई। तो ये सारी प्रोसीजर फॉलो होती है गेटेड जील में टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। और आपको क्या लगा, कैसा मटेरियल था गेटेड जील का टेस्ट सीरीज का? मतलब स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ क्वेश्चंस आपको लग रहे थे कि टेस्ट सीरीज के मटेरियल कैसा है? मतलब मैं बात करूंगा कि मटेरियल में ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मटेरियल बहुत लो क्वालिटी का है, फिर लैंग्वेजेस इश्यूज आ रही है, एम्बिग्यूटी इश्यूज आ रही है, स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ मटेरियल आपको लग रहा था कि नहीं? मटेरियल जील की टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा है, जील की मॉड्यूल का टेस्ट सीरीज का नो डाउट बहुत अच्छा है। और जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है मटेरियल। आई होप गाइस आपको जो भाग्येश की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाग्येश ने ओनली 8 मंथ में ये करके बताया है कि ओनली 8 मंथ की प्रिपरेशन में आप गेट को क्रैक कर सकते हो, अगर आप अपना डेडिकेशन दिखाए, कंसिस्टेंसी दिखाए, और आप किसी पाथ को फॉलो करें। अगर आपको एक शेड्यूल दे तो उस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली रैंक अचीव होगा। गेटेड जील हमेशा स्टूडेंट्स को एक शेड्यूल देता है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अगर वर्कआउट करते हैं तो उन स्टूडेंट्स की हमेशा रैंक आती है। एक जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह में जो भी सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, तो उस सिली मिस्टेक्स को आपने किस तरह से ओवरकम करा, मतलब किस तरह से कम करा उस सिली मिस्टेक्स को? आपने क्या टेस्ट सीरीज में से स्पेशल प्रिकॉशंस रखे जिससे आपकी सिली मिस्टेक्स कम हुई? सर सिली मिस्टेक्स का मैं जो पर्सनली खुद करता था वो
ऐसा करता था सर कि टेस्ट में बहुत सारे जब टेस्ट देता था, यहाँ के मॉक टेस्ट, जो भी टॉपिक टेस्ट या मॉक टेस्ट जो भी देता था मैं, तो सर उसमें मैं मतलब जो भी टेस्ट दिया है उसके जो भी क्वेश्चंस जो थे जो मेरे गलत हुए हैं और उनमें बहुत कुछ अपन ने सीखा है, कंसेप्ट बनाए हैं या सिली मिस्टेक करी है, वो सारे क्वेश्चंस को मैं अलग से एक कॉपी में लिख लेता था कि यार ये वाली टेस्ट आईडी है और ये वाला इसका क्वेश्चन है, ये वाले इसके ये क्वेश्चंस हो गए। तो एक पेज में मैंने पूरे टेस्ट आईडीज लिख रखी हैं और उसके क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो भी मेरे कंसेप्ट जिसमें वीक लगा या फिर इनकरेक्ट गए तो क्यों रीजन उसका आपने वहां पे लिख लिया और उसको आप बार बार रिवाइज करते हैं। अब आपसे मैं कहूंगा कि आपकी जो गेट की रैंक आई है 394 जो रैंक रही है, इस रैंक को अगर मैं समराइज करूं तो इसके लिए आपके 3 की पॉइंट्स जिसके कारण आपकी ये रैंक आई है क्या रहेगी? सर 3 पॉइंट्स में सर पहला तो मैं गेटेड झील ही बोलूंगा सर, यहाँ का जो आपको एनवायरनमेंट मिला, गेटेड झील का जो सपोर्ट मिला है वो। और फिर सर जो यहाँ पर आने के बाद मेरा जो शेड्यूल बना, दूसरा मैं शेड्यूल अपना जो खुद का मैंने बनाया था वो बोलूंगा, सेकंड पॉइंट पर मैं वो रखूंगा। और थर्ड एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बहुत मेरे को हेल्प करा। सेल्फ कॉन्फिडेंट थे, आप कंसिस्टेंट रहे थे, फोकस रहे थे, आपने शेड्यूल फॉलो करा। और थर्ड जो आप बोल रहे हैं गेटेड झील का आपको जो सपोर्ट मिला है, ये आपके 3 मेजर फैक्टर्स थे आपकी गेट की रैंक के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा लिसनर्स के लिए ये रहेगा कि आपको क्यों लगता है कि गेटेड झील बेस्ट है गेट कंप्यूटर साइंस के लिए? गेट कंप्यूटर साइंस के लिए गेटेड झील बेस्ट इसीलिए क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेस है, जिस लूप में मतलब अपन चलने लगते हैं, एक बार जब अपन अपनी जब जर्नी शुरू कर लेते हैं गेटेड झील के साथ, तो वो जो शेड्यूल है उसमें अपने को कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस उस प्रोसेस को फॉलो करो और रिजल्ट्स अपने आप आ जाते हैं। मतलब मैंने कुछ भी ऐसा ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं था कि मेरा बहुत अच्छा अपने को रैंक चाहिए और आएगी या नहीं आएगी, ये सब चीजें की जगह मैंने बस अपना जो प्रोसेस है यहाँ का वो फॉलो करा और रिजल्ट्स अपने आप आए हैं। ओके, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने गेटेड झील की प्रोसेस फॉलो करी। मैक्सिमम स्टूडेंट जो गेटेड झील की प्रोसेस को फॉलो करते हैं रैंक लेके आते हैं, और गेटेड झील का ये प्रूवन रिकॉर्ड रहा है। लास्ट 15 ईयर्स के आप जो रिजल्ट है वो वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गेट 2025 के लिए? फोकस करो अभी कि सबसे पहले टफ सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो, और अगर जिस भी कोचिंग से हो उसके जो करंट सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उसके साथ रहो। ओके, मतलब आप एक उनको जो भी प्लान फॉलो कर रहे हैं इंस्टीट्यूट जो भी प्लान अब तुमने चूज कर ही लिया होगा अभी तक, या अभी तक नहीं कर रहे हो, तो जो भी आप चूज करोगे उसमें उसका जो करंट टॉपिक चल रहे हैं, जो भी करंट सब्जेक्ट चल रहे हैं, उस पर ही अभी फोकस करो। पहले वो पूरे सही से करो और उसके बाद जो बैकलॉग है वो फिर। अच्छा, ओके। सो आई होप गाइज आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए इस इंटरव्यू सेशन के थ्रू। और अगर आप गेट की जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप गेटेड झील के बारे में सोच सकते हैं, और इसके बारे में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अभी फ़िलहाल जो है कुछ ऑफर्स वगैरह भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए स्टूडेंट के साथ जो अपनी जर्नी को शेयर करेगा। थैंक यू गाइज। थैंक यू।